सीजन 3 के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है। बैन पोर्ट के ऊपर आता है और वहाँ के लोगों से वो पूछताछ करता है। वो कहता है कि आज से 3 महीने पहले आप लोगों ने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखी या फिर आपको मिली। वो आदमी कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता। अब बैन उस आदमी से ऐसा सवाल क्यों पूछता है, बदले में उस आदमी को क्यों कुछ पता नहीं होता, ये जानने के लिए आपको सीज़न 1 और सीज़न 2 देखना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैन आसपास पे ही सब कुछ चेक करता है, फिर उसे हूबहू दिखने वाली एक बोट मिल जाती है जो कि स्केल ने उसे स्केच में बनाकर दी होती है। बैन अंदर जाकर तलाश करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से फिर से बैन को एक कॉलिंग आ जाती है और कॉलिंग में हमें पता चलता है कि सारे लोग दर्द के कारण चिल्ला रहे हैं। बैन तुरंत स्केल को कॉल लगाता है और मिशेल भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाती है। वो लोग वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हैं। स्केल कहता है कि इस कॉलिंग ने तो मुझे डरा ही दिया। स्केल आगे उससे पूछता है क्या आपको वो बोट मिली। बैन उसे वो बोट दिखाता है। फिर बैन आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा। स्केल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है फ्लाइट 828 का पार्ट हमें यहीं पर मिलेगा। मिशेल बैन से कहती है कि तुम ज़रा संभल कर रहना क्योंकि ये अनजान शहर है, और बैन हाँ में जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। फिर पता चलता है कि जिक और मिशेल एक आइलैंड के ऊपर हनीमून के लिए आए होते हैं और वो लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ कुछ बात करते हैं। मिशेल कहती है कि मुझे नहीं पता कि कॉलिंग हमारे लिए वरदान साबित होगी या फिर शाप, या फिर हमें किसी नर्क की याद दिलाएगी। जिक कहता है अगर मुझसे पूछो तो हमारे लिए ये कॉलिंग वरदान साबित होगी। आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी जगह पे बंद है और वो काफ़ी डरी हुई है। घर पर ऑलिव अपने सिस्टर को खाना खिला रही होती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। ग्रेस और ऑलिव बात करते हैं। इतने में वहाँ पर स्केल आ जाता है और वो कहता है कि हमें कॉलिंग आई थी। ग्रेस कॉलिंग के बारे में स्केल से पूछती है और वो कहता है कि लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं। हॉस्पिटल में सानवी को दिखाया जाता है जो कि पिछले हादसे के बाद ज़रा ठीक ठाक दिखाई देती है और वो कबड़ में से 2 लॉलीपॉप बाहर निकालती है और सिक्योरिटी रूम में जाकर वो ऑफिसर से पूछती है कि मैंने आपको एक काम दिया था तो आपने मुझे कुछ अपडेट नहीं दिया, तो सोचा मैंने खुद आकर आपसे अपडेट लूँ। ऑफिसर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपडेट जल्दी ही दे दूंगा। पोर्ट पर बैन किसी का तो वेट करता है और वहाँ पे 2 आदमी आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। बैन कहता है कि मैं ऐसी चीज़ जानना चाहता हूँ जो खुद रहस्य में भरी है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। बैन उसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या। फिर बात घुमाकर वो कहता है कि बस मुझे जानने की चाहत है और कुछ भी नहीं। वो आदमी कहता है कि पिछली बार यहाँ पे पुलिस भी आई थी और वो भी इसी के बारे में पूछ रही थी, और यहाँ पे बैन का शक यकीन में बदल जाता है। बैन उसे पैसे का लालच देता है और वो उसे कहता है अगर तुम मुझे वो चीज़ दिखाओगे तो बदले में ये सारे पैसे तुम्हारे। और यहाँ पे वो आदमी लोग मान जाते हैं। वो आदमी उसे अपने साथ लेकर जाते हैं एक बड़े से स्टोर रूम में और वहाँ पे वो चीज़ उसे दिखा देते हैं। वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि फ्लाइट 828 का पिछला हिस्सा होता है जो कि एक टेल है। बैन उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और एक पीछे से लड़का आता है और वो उन लोगों का वीडियो बनाता है। बैन अपने आप से ही कहता है कि कॉलिंग में मैंने यही देखा था, और इतना एक्साइटिंग में वो उसे छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है एकदम से उसे फिर से एक बार कॉलिंग आ जाती है, और कॉलिंग जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसे एक शॉक लगता है और इस कारण वो दूर फेंक दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऑफिस में एक लेडी मिशेल के बारे में उसके पार्टनर से पूछताछ करती है। वो कहती है मुझे मैकेला स्टोन से बात करनी है, लेकिन उसकी पार्टनर उसे कहती है फ़िलहाल तो वो छुट्टी पर है, आपका कुछ भी काम होगा तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन वो मना करती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूर बैठा जेरिड ये सब कुछ देख रहा होता है। वो लेडी जैसे ही चली जाती है जेरिड उसके पास आ जाता है और उसे पूछता है कि उस लेडी का प्रॉब्लम क्या है। वो पार्टनर उसे कहती है कि उसे एक रिपोर्ट दर्ज करनी है, लेकिन शर्त यह है कि ये केस मिशेल खुद हैंडल करेगी। जेरिड उसे पूछता है कि वो कौन सा केस है। वो कहती है कि उसकी मॉम मिसिंग है और वो उसी के बारे में रिपोर्ट लिखाना चाहती है। वो आगे कहती है कि उसका मानना यह है कि उसकी मॉम को कोई ढूंढ सकता है तो कोई फ्लाइट 828 का पैसेंजर, और लकीली हमारी मिशेल भी खुद एक कॉप है। और ये बात सुनकर जेरिड को थोड़ा सा अजीब लगता है। घर पर स्केल भी परेशान होता है। ऑलिव उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। स्केल कहता है कि हमने जो कॉलिंग देखी थी उसमें एक लेडी भी शामिल थी, और स्केल बैन के सारे रिसर्च में उस लेडी का चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है। तभी मिशेल उसे कॉल करती है और वीडियो कॉल के ऊपर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो लेडी किस तरह से दिखती होगी, और स्केल भी सारे फोटो वीडियो के द्वारा उसे दिखाता है
तभी मिशेल के सोच से मिलता जुलता एक लड़की का फोटो उसे दिख जाता है। मिशेल उसे कहती है कि तुम इसके बारे में ज़रा डिटेल निकालने की कोशिश करो। तब स्कैल उसकी डिटेल निकालता है और उसका नाम होता है एंजेलिना मैर। इसके अलावा उसके पास ज़्यादा डिटेल नहीं होती, बस इतना पता चलता है कि वो फिलहाल कोस्टा रिका में है। जिग कहता है कि हमारे यहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। मिशेल और जिग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं और वो लोग वहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ पे बैन को होश आ जाता है। सामने देखने पे पता लगता है कि वो 2 आदमी आपस में बात कर रहे। बैन धीमी आवाज़ में कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और तब पता लगता है कि वो और किसी से नहीं बल्कि खुद वैंस से बात कर रहा है। वैंस उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे मैंने अकेला क्यों भेजा था, ताकि वो लोग तुमसे डरे ना, लेकिन तुमने तो मुझे ही डरा दिया। बैन उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे किसी को भी शक नहीं हुआ कि हम एक मिशन पर है, बस तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दो। यहाँ पर मैं इन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को बिना पता चले हम यहाँ से आराम से बाहर निकल सके। वैंस उसे कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। फिर पता लगता है कि वैंस वहीं पर खड़ा होता है और पास ही के कुछ लड़के वो वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उन्हीं में का एक लड़के ने निकाला होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और उस लड़के के हाथ से वो मोबाइल ले लेता है और देखकर वो शॉक हो जाता है। मिशेल और जिग एंजेलिना मैर के घर चले जाते हैं और वहाँ पे उसे पता लगता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। मिशेल भी उसकी बातों की रिस्पेक्ट करती है और अपना भी दुख उसे जाहिर करती है। वो कहती है कि मैंने लास्ट टाइम मेरी मॉम को देखा था, फिर जब मैं वापस लौटी तब मैंने अपनी मॉम को खो दिया, वो इस दुनिया में नहीं रही। मिशेल उसे आगे पूछती है कि एंजेलिना जब वापस लौटी तो वो किस तरह से बिहेव कर रही थी। वो लोग कहते हैं कि जब वो वापस लौटी तो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। हम जितना उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही हमसे दूर हो रही थी। फिर एक दिन अचानक वो अपना बैग पैक कर कर वहाँ से चली गई। फिर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मिशेल उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो खतरे में है। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। मिशेल उन्हें आगे कहती है कि मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं उसे ढूंढ जरूर निकालूंगी। बैन उन दोनों से नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें पता लगता है कि ये खुद फ्लाइट 828 का पैसेंजर है। बैन उसे डील करने की सोच ही रहा होता है कि इतने में अंदर पुलिस आ जाते हैं और तभी बैन का ध्यान अपने हाथ पर जाता है और उसके हाथ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। वो तुरंत अपना हाथ छुपा लेता है और तभी पुलिस का ध्यान बैन पर जाता है। वो उसे पूछता है क्या तुम अमेरिकन हो, और बैन हाँ में जवाब देता है। वो उसे आगे पूछता है कैसा है अमेरिका। बैन कहता है कि बहुत सुंदर जगह है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। पुलिस उसे आगे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बैन कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में वो खुद उसे कहता है कि तुम इसे टच करो, इस टेल को। मिशेल ऑफिस में कॉल लगाती है और एंजेलिना के बारे में जितनी भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो उससे मांगती है, लेकिन उसकी पार्टनर उसे कहती है कि यहाँ पे उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। उसके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है वो कब के डिलीट हो चुके हैं और यहाँ पे भी मिशेल को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हॉस्पिटल में ग्रेस स्कैल को लेकर आती है रूटीन चेकअप करवाने। तब सानवी को पता लगता है कि स्कैल, मिशेल और बैन को कॉलिंग आई थी। ग्रेस उसे कहती है पता नहीं बैन किस हालत में होगा। सानवी तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस में उसे लेकर जाती है और वहाँ से वैंस को कॉल लगाती है। तब वैंस उसे कहता है कि बैन को प्लेन का हिस्सा मिल चुका है, बैन अब ठीक है। अंदर पुलिस बैन को फोर्स करती है कि तुम उस टेल को टच करो, लेकिन बैन उसे छूने से मना करता है। वैंस और उसका पार्टनर बाहर बात करते हैं। उसका पार्टनर वैंस से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन वैंस उसे कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर ही हम अंदर जाएंगे। घर आने के बाद ग्रेस अलियो से कहती है कि तुम्हारे डैड ठीक है। तब स्कैल उन दोनों को देखकर कहता है कि मुझे अपना रूम क्लीन करना है। तब ग्रेस उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लेकिन स्कैल उसे मना करता है। वो कहता है कि मैं खुद कर लूँगा और इतना कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ मिशेल और जिग एंजेलिना के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। डर के मारे बैन उस टेल को छूता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। बैन उन दोनों को समझाता है कि वो एक मजाक था, जो कि किसी एक लड़के ने वो वीडियो निकाला था। इतने में वैंस और उसका पार्टनर अंदर आ जाते हैं और वो पुलिस को गन दिखाकर उसे कहते हैं कि तुम अपनी गन नीचे रखो, और मजबूरन पुलिस को वहाँ पे गन नीचे रखनी पड़ती है। फिर वो लोग मिलकर उस प्लेन का हिस्सा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बैन और वैंस कुछ बात करते हैं। बैन कहता है कि मुझे कॉलिंग में यही प्लेन का हिस्सा दिखा था और यही कुछ रहस्यों से भरा होगा। वैंस उसे कहता है कि मैं फैक्ट्स पर यकीन करता हूँ, अगर ये सच में कुछ रहस्यों से भरा है तो ये आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी।
बैन उसे थैंक्स कहता है कि तुमने मेरा साथ दिया और वैंस उसे कहता है कि वो तो मैं हमेशा दूंगा। मिशेल और ज़ीक फिर से एंजेलिना के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कुछ तो पता चला है कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। वो लोग कहते हैं कि अब इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं, वो तो अब जा चुकी है। और इतने में मिशेल को फिर से कॉलिंग आ जाती है, लेकिन इस बार वो अपने कॉलिंग के इमोशन को कंट्रोल में ले लेती है और वो चालाकी से उनसे कहती है कि अब बुरा ना मानो तो मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। और इस तरह वो अंदर आती है। मिशेल वॉशरूम में जाने के बाद ज़ीक बाहर बेहोश होने का नाटक करता है ताकि मिशेल को वॉशरूम में से बाहर निकलने का मौका मिल सके। बैन और वैंस के पीछे उस कंट्री की एजेंसी पीछा करती है। तभी वैंस अपने पार्टनर से कहता है कि गाड़ी को तेज़ भगाओ, हमें जल्द से जल्द उस प्लेन तक पहुंचना है। प्लेन के पास जैसे ही पहुंच जाते हैं, वैंस ट्रक पे से नीचे उतरता है और बैन को कहता है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। और यहाँ पे बैन उसे मना करता है। तब वैंस उसे समझाता है कि ये भी हमारी तरह एक एजेंसी है इस कंट्री की, और तुम इसे नहीं संभाल पाओगे तो तुम्हारा जाना ही बेहतर होगा। वैंस उसे अपनी फिंगर रिंग देता है और उसे कहता है कि ये रिंग मेरे वाइफ को देना। और इतना कहकर वो ट्रक अपने साथ लेकर जाता है और मजबूरन बैन को प्लेन में बैठना पड़ता है और वहाँ पे वैंस अपने आप को सरेंडर कर देता है। मिशेल मौके का फ़ायदा उठाकर एंजेलिना को ढूंढने की कोशिश करती है। इतने में मिशेल को फिर से एक बार कॉलिंग आती है और इस बार कॉलिंग उसे रास्ता दिखाती है। मिशेल उस कॉलिंग को फॉलो करते करते एक टनल के अंदर चली जाती है और वहाँ पे कॉलिंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है और इस वजह से मिशेल को पेन होने लगता है। और वहाँ पे एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एंजेलिना उसे फाइनली मिल जाती है। मिशेल उसे अपने साथ लेकर आती है और उसे पूछताछ करती है, क्या तुम्हें कॉलिंग आती है या फिर विजन। एंजेलिना उसे कहती है कि मैं फ़्लाइट में थी और मेरा सीट नंबर है 24D। इसके आगे एंजेलिना कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। तब मिशेल उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ पे तुम सेफ रहोगी। लेकिन ज़ीक उसे कहता है कि उसका पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, हम इसे कैसे लेकर जाएंगे। मिशेल उसे कहती है कि उसका टेंशन नहीं है, वो इंतज़ाम हो जाएगा। तब वो सानवी को कॉल करती है और बैन जिस प्लेन में से आ रहा होता है उसी प्लेन में ये तीनों जन भी आ जाते हैं और इस तरह वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद स्कैल एंजेलिना को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ऑफिस में जेरेड उस लेडी से मिलता है और उससे बात करता है। वो लेडी उसे बताती है कि मेरी मॉम भी सीक्रेट एजेंसी में काम करती थी और पिछले 2 महीने से वो लापता है। जेरेड उसकी फाइल देखता है, तब पता चलता है कि उसकी मॉम और कोई नहीं बल्कि मेजर होती है, जो कि हमें पता है कि उसकी मौत सानवी के हाथ से जाने अनजाने में हो चुकी होती है। घर पर बैन और मिशेल आपस में बात करते हैं। मिशेल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमें प्लेन का हिस्सा मिल चुका है, यानी कि हमने सचमुच टाइम ट्रैवल किया है। बैन कहता है कि इतना आसान भी नहीं है, प्लेन का हिस्सा मिलना यानी कि हम मर चुके हैं। और ये बात सुनकर मिशेल काफ़ी डर जाती है। वो कहती है ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो जिंदा है और आपस में बात भी कर रहे। बैन उसे समझाता है, मैंने जब उस टेल को छुआ था तब मैं पीछे गिर गया था और उस टाइम के बाद मेरे हाथ में एक अजीब सी लाइट निकलने लगी। मुझे लगता है कि प्लेन ब्लास्ट हो चुका है और हम सभी लोग मर चुके हैं और फिर से ज़िंदा होकर वापस अपनी दुनिया में लौटे हैं। मुझे पता है कि इस बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा, बल्कि खुद मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ देर बाद ज़ीक और ग्रेस आपस में बात करते हैं। इतने में वहाँ पे स्कैल आ जाता है। स्कैल उनसे पूछता है कि एंजेलिना यहाँ पे कब तक रहेगी। वो काफ़ी डरी हुई है। ग्रेस उसे समझाती है जैसे वो ठीक हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। ज़ीक स्कैल से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि एंजेलिना यहाँ पे आने वाली है। स्कैल कहता है कि पता नहीं, मैं इसे आपको समझा नहीं पाऊँगा। ये एक एहसास है जो मैं फील करता हूँ, जैसे कि मैंने वो 3 शैडो देखे थे। फिर हमें बताया जाता है कि एक बड़े से लेक में 3 बॉडी पानी के ऊपर आती है और उनमें से एक आदमी अपनी आंखें खोलता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 3 का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।